तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो मॉर्निंग में हम पब्लिश कर चुके हैं, वो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल है, वो भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। वो चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार की अपडेट्स में आपको देते रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंपनी के बारे में बात करेंगे। पहला नाम आपको नज़र आ रहा है बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। 201 के आसपास का इसका अभी का प्राइस है। पिछला ट्रेडिंग टाइम जो था इस कंपनी का, मतलब मार्केट का जो क्लोजिंग था फ्राइडे का, उस समय 1.5% का तेजी स्टॉक में हमको देखने को मिल चुका है। ओवरऑल बात करें बंधन बैंक की, तो इसका जो ऑल टाइम हाई का लेवल है लिस्टिंग के बाद आया था स्विंग हाई, जो अराउंड 741 के आसपास का हमको देखने को मिल रहा था। तो वहाँ से तो एक बहुत ही बड़ी गिरावट अभी स्टॉक में होते हुए हमको देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे भी गूगल पैटर्न के ऊपर, तो अपने ऑल टाइम ऐसे कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम लो के जोन के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम ध्यान से अगर आप नोट करोगे पिछले कुछ समय का, जिसमें प्रमोटर, एफएस, डीएस, गवर्नमेंट और पब्लिक, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी होल्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको नजर आएगी। सबसे पहले प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मार्च 2026 का जो होल्डिंग है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। प्रमोटर का होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। एफएस की होल्डिंग की बात करूँ, इसमें भी थोड़ी सी कटौती आपको नजर आएगी, लेकिन एफएस की होल्डिंग अभी भी 22.07% के करीब की है। मतलब देखिए 22% का होल्डिंग एफएस का किसी भी कंपनी में कम तो नहीं होता। भले ही पिछले 3 क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी होल्डिंग एफएस की कम हो रही हो, लेकिन ओवरऑल नंबर एफएस का अभी भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन ज़रा डीएस का होल्डिंग को नोट करो। डीएस का होल्डिंग पिछले बहुत सारे क्वार्टर से लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। डीएस के होल्डिंग में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी पिछले बहुत समय से होती भी हमको नजर आ रही है, और अभी 22.33 के आसपास डीएस की होल्डिंग यहाँ पर हमको नजर आ रही है। गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें, मामूली सी है 0.07% की, और पब्लिक होल्डिंग लगातार पिछले बहुत क्वार्टर से कम हो रही है। मतलब पिछले 5, 6, 7, 8 क्वार्टर से जो डीएस की होल्डिंग बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक जो अपनी होल्डिंग कम कर रही है वही ट्रांसफर होती हुई नजर आ रही है। तो बंधन बैंक के बारे में वही पर्टिकुलर बात यहाँ पर आपके सामने दिखानी थी। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक और अपडेट आता हुआ आपको नजर आएगा, जो हमारे देश का एनर्जी का जो स्ट्रैटेजी है उससे कनेक्टेड आपको नजर आएगा। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी वाली अपडेट, बड़ी वाली खबर, बड़ी वाली रिपोर्ट हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक्चुअली डबल स्ट्रैटेजी होता हुआ नजर आएगा, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी के ऊपर का एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखिए इंडिया यानी हमारा देश अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। इंडिया अभी क्लीन एनर्जी के साथ साथ एनर्जी का सिक्योरिटी, मतलब एक रिलायबल सप्लाई कंटिन्यू चलता रहे, इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये जो मॉडल है एक्चुअली ये सिक्योरिटी प्लस ट्रांजिशन वाला मॉडल अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका एंड गोल एंड टारगेट क्या है। वही बात जो ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें, जो डिपेंडेंस हमारा अभी भी कुछ कुछ ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं देखिए एक झटके में खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते। वही हमारा कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे गोल है। इसके अलावा जैसे कि देखिए अवॉइड करना, जैसे बहुत सारे खतरे अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहे हैं, जो आगे भी कभी भी हो सकते हैं। जैसे कि वॉर्स की बात करें, कभी कभी प्राइस में अचानक से उछाल आ जाता है, उस शॉक्स की बात करें, और सप्लाई चेन के भी बहुत सारे इशू हो जाते हैं, उनकी बात करें, तो इनको भी अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब होते हुए हमको नज़र आ रही है। अब देखिए इन सब में जो कोल है, ये कोल इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल कितना, 89% के करीब। नेचुरल गैस इंपोर्ट कितना करता है, 50% के करीब। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कोल जो है, कोल डोमेस्टिक यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब इंडिया में कोल का अवेलेबिलिटी अभी भी आपको देखने को मिलेगा। ये स्केलेबल भी है, बिकॉज इसके वजह से प्रोडक्शन ईजी तरीके से इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये डिस्पैचेबल भी आपको नजर आएगा, अवेलेबल एनी टाइम ये हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब अभी की बात करें तो कोल जो है ओवरऑल अगर हम बात करें प्रोड्यूसिंग की, 75% का जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी भी कोल से प्रोड्यूस होता हुआ आपको नजर आएगा। ये कहीं ना कहीं पावर सप्लाई को स्टेबल करने में, मेंटेन करने में अभी के टाइम पे हमारे देश में बहुत ही बड़ा हेल्प करता हुआ आपको नजर आएगा। और इतना ही नहीं, कोल का रिकॉर्ड प्रोडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भी देखने को मिलेगा, जो अराउंड 210 मिलियन टन्स के भी ऊपर के आसपास का आपको नजर आएगा। अब देखिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, तो बैकअप ड्यूरिंग डिमांड जो होगी वो स्पाइक होती हुई आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब एकदम सिंपल सी बात है, कोल अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी अभी के टाइम हमारी कंट्री की कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो एक्चुअली इस रिपोर्ट में इंडिया
किस तरीके से अलग अलग एनर्जी के जो सेगमेंट्स है उसके ऊपर काम कर रहा है वो एक्चुअली यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी का कमबैक का यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है इस रिपोर्ट में। अभी का जो कैपेसिटी है न्यूक्लियर एनर्जी का वो कितना है 9 गीगावाट, ठीक है। अब टारगेट क्या है 2032 तक इसको 22.38 गीगावाट तक लेकर जाना और 2047 तक 100 गीगावाट तक न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जाना, ये इसका टारगेट हमको देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। टारगेट सामने होना चाहिए तभी उसको अचीव करने की क्षमता है या नहीं उसके बारे में धीरे धीरे चीज़ें सामने निकल कर आती है। अब देखिए इसके बेनिफिट की बात करें तो कार्बन इसके वजह से काफ़ी कम होगा, रिलायबल पावर हमारी काफ़ी अच्छी होगी। उसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल फ्यूल प्राइस का जो वॉलेटिलिटी होता है उसका हमको काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी अगर ये सारे के सारे टारगेट हमारे टाइम टू टाइम अच्छे होते हुए नजर आए। हालांकि ये लॉन्ग टर्म का प्लान है, ये भी हमको यहाँ पर समझना होगा। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इंडस्ट्रीज के लिए, डेटा सेंटर के लिए कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर मानी जा रही है। इतना ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ की बात करें तो इंडिया अभी के टाइम तीसरा लार्जेस्ट रिन्यूएबल ग्रोथ इंजन दुनिया का यहाँ पर बना हुआ है। यह अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें टोटल 520 गीगावाट से भी ज़्यादा है और नॉन फॉसिल में 283 गीगावाट से भी ज़्यादा की आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में काफ़ी अच्छे खासे स्पेस में जाता हुआ आपको नजर आएगा। मेन सोर्स इसमें सोलर और विंड एनर्जी का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रिड का लिमिटेशन अभी के टाइम पे नजर आ रहा है, जो कल एक वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात भी की थी। और स्टोरेज का इशू भी यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। होपफुली इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा काम आने वाले समय में होता हुआ नजर आए। तो देखिए कोल अभी के टाइम पे एक बैकअप सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए हमारे लिए कोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे बाकी सारे एनर्जी के रिसोर्सेज जो होते हैं उसका कनेक्शन नज़र आ रहा है। अब देखिए ये एनर्जी का जो ट्रांजिशन होता है वो सभी को पसंद है, लेकिन उसके लिए बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ता है। 2030 तक की बात करें एनर्जी ट्रांजिशन का जो इन्वेस्टमेंट है वो $300 बिलियन के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। टोटल सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है 25 से लेकर 26 ट्रिलियन रुपीस में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2030 तक का टाइम पीरियड की बात यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिव भी रहेगा प्लस लॉन्ग टर्म प्ले भी रहेगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, कहीं ना कहीं ऐसी खबरों का इनके ऊपर आने वाले समय में भी इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन जो भी स्टॉक या जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। न्यूज़ से कनेक्टेड जो इम्पैक्टेड प्लेयर्स है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसमें देखिए एनटीपीसी लिमिटेड का नाम नजर आएगा, बिकॉज देखिए पावर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो ये लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी में भी इनका एक्सपेंशन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड, ये कहीं ना कहीं कोल सप्लाई का बैकबोन आप इसको मानकर चल सकते हो और शॉर्ट टर्म का रिलेवेंस इसके ऊपर काफ़ी मजबूत बना हुआ है, इसके लिए ये वाला कंपनी भी फोकस में रहेगा। JSW एनर्जी की बात करें, इसका भी जो रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है लगातार ग्रो हो रहा है, इसलिए ये वाला शेयर भी बाजार में फोकस में बना रहेगा। इसके साथ साथ कुछ अदर इंडियन स्टॉक है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें पावर एंड यूटिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर कंपनी, अदानी पावर, ये कुछ कंपनियां हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है या मिल रही है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, ये वाले शेयर भी बाजार में फोकस में बने रह सकते हैं। कोल एंड माइनिंग कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर NMDC लिमिटेड के ऊपर भी फोकस बना रह सकता है। और ऑयल एंड गैस कैटेगरी की बात करें, बिकॉज इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी थीम होगा इसकी वजह से इनके ऊपर भी फोकस बना रहेगा, तो इसमें ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम भी कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। तो देखिए ये वाली खबर, ये वाली रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। बस आपको इतना यहाँ पर समझ कर रखना है, इंडिया अभी के टाइम पे काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस कर रहा है कोल, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी को, और न्यूक्लियर को स्टेबिलिटी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को एज अ फ्यूचर, और कोल को अभी के टाइम कहीं ना कहीं हमारा जो पावर का सिक्योरिटी है उसके सबसे यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा एनर्जी का स्ट्रैटेजी हमारे कंट्री के लिए काम कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इसका आउटकम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो मुझे ये वाला रिपोर्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी बढ़िया लगा, इसी की वजह से मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। और जो भी आपके सामने डेटा मैंने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और
पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का सजेशन रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।